लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था चार्जेस का। अब चार्जेस के बाद इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज कूलम्स लॉ। तो आज हम लोग उसी का डिस्कशन करने वाले हैं और कूलम्स लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एक है उसका मैग्नीट्यूड जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्स लॉ में, और एक उसका वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या होता है इसे अंडरस्टैंड करेंगे, पर उससे पहले एक जरूरी बात बता दूं, कूलम्स लॉ क्लास 12th में इस चैप्टर में अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करेंगे हम लोग। मैं आपको बता दूं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कूलम्स लॉ से ही होगा, इसीलिए इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड करिए। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो फटाफट बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि कुछ पुराने कॉन्सेप्ट हम लोग रिकॉल कर ले, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का सीधे सीधे लेना देना है चार्जेस के साथ। तो चार्जेस के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है हम लोग पहले उसे पकड़ लेते हैं, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं चार्जेस के बारे में अपने को क्या क्या बातें पता है। तो कुछ बातें आपके सामने बोर्ड पे लिखी हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी भी थी, और फटाफट इन्हीं सारी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे चार्ज के बारे में सबसे पहली बात हमें पढ़ा है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं। आप बता सकते हो एक बॉडी के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 3.5 कूलम चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यानी हम एक मैटर से दूसरे मैटर के ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज कौन से फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। दूसरी बात, चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो सिर्फ चार्ज नहीं ट्रांसफर होता, बॉडी पर मास भी ट्रांसफर होता है। और जो बॉडी जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास बढ़ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसका मास घट जाएगा। और जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है बेसिकली हम उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो यानी पॉजिटिव चार्ज अगर हम किसी भी बॉडी को देंगे तो उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था वो ये कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है? इसका मतलब यह होता है कि चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। तो अगर एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में होंगे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 2000 या करोड़ों अरबों हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफर होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर पर ट्रांसफर होंगे तो चार्ज की भी सर्टेन टाइप की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन के होल नंबर्स में होगी। इसीलिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो n इंटू ई के बराबर आता है, जहां पर n हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा। आधा इलेक्ट्रॉन आप किसी भी बॉडी पर नहीं दे सकते। आप इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हो या उसे विड्रॉ कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। यानी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्या हो सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। कभी भी चार्ज आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नॉन इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं दे सकते। आप किसी भी बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं दे सकते, -1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब चार्ज आप दोगे तो इवेंचुअली आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो अगली बात हम लोगों ने पढ़ी थी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक प्रोसेस में हम किसी मैटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। यानी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं किसी दूसरी बॉडी की हेल्प से, तो एक बॉडी चार्ज लूज करेगी और दूसरी बॉडी चार्ज गेन करेगी, तो इस पूरे प्रोसेस में चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी टोटल चार्ज आपने जितना लिया था उस सिस्टम के अंदर, उस पूरे प्रोसेस के अंदर चार्ज उतना ही कंजर्व रहेगा। अपने आप चार्ज ना तो बढ़कर आ पाएगा ना ही अपने आप चार्ज डिस्ट्रॉय हो पाएगा। व्हाट आई मेंट टू से इज कि मान लो मेरे पास एक रॉड थी जिस पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, या लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ये न्यूट्रल बॉडी थी।
जैसे ही मैं इस बॉडी को इस बॉडी से टच कराऊंगा, दोनों कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी का मतलब है इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर बड़े आसानी से हो सकता है। एक और टाइप की बॉडी होती है नॉन कंडक्टिंग बॉडी। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकता। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बात करेंगे। मतलब जब भी मैं ये बोलूंगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो अपने मन में आप ऐसा डाउट नहीं लाओगे कि क्या हो अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो। नो, हम बात ही किसकी करेंगे? कंडक्टिंग बॉडीज की। जहां नहीं होगी वहां आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये दोनों बॉडी कंडक्टिंग है। हमने इस बॉडी को जो चार्ज था उसे न्यूट्रल बॉडी पर टच कराया, और टच कराने के बाद हमने इन दोनों को फिर से सेपरेट कर दिया। तो जैसे ही आप इन दोनों को फिर से सेपरेट करोगे तो कुछ कुछ चार्ज दोनों पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल चार्ज इन दोनों को टच करा के जब आपने हटाया है, ठीक है, यहां पर टोटल चार्ज और जो ओरिजिनल टोटल चार्ज था ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। अगर आपके पास इधर टोटल चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स का था, तो टच करा के जब आपने इन्हें फिर से हटाया है तो भी टोटल चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहेगा। अचानक से ना तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ पाएगा और ना ही अचानक से कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो पाएगा। जितना है उतना ही रहेगा चार्ज। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। आई होप ये आइडिया पकड़ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक है। बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। चलो, गुड टू हियर। तो अब छोटी छोटी बात मेरे को बस बताइएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड थी, इससे मैंने दो मेटल के स्फीयर एक थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिए, यानी ये मेटल है। मेटल है इसका मतलब ये अपने आप क्या हो गई? कंडक्टिंग बॉडी हो गई, चार्ज को कंडक्ट कर सकती है। अभी ये दोनों मेटल के जो बॉल्स हैं ये न्यूट्रल है। अच्छा, एक बात बता दूं, इन मेटल की बॉल्स को हम लोग साइंस लैब के अंदर, फिजिक्स लैब के अंदर कई बार पिथ बॉल्स भी बोलते हैं। छोटी छोटी मेटल की बॉल्स होती हैं, कंडक्टिंग बॉल्स होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को स्टडी करने के लिए इनका बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। अभी ये दोनों मैंने आपको बता दिया, मेंशन कर दिया, ये दोनों अभी न्यूट्रल है। आपने बस मेरे को छोटी सी बात बतानी है। अगर मैं इन दोनों को एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज दे दूं, देन व्हाट विल हैपन? अभी न्यूट्रल था, मैंने सेम टाइम पर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दे दिया, व्हाट विल हैपन? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो आप इस सिस्टम में क्या चेंज देखोगे? कुछ ऐसा ही चेंज देखोगे आप कि जिस ब्लॉक के ऊपर या जिस बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आने लगेगा। अट्रैक्शन एक टाइप का फोर्स है, और वो फोर्स इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे की तरफ क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा या मूव कराने लगेगा। और हो सकता है अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये दोनों बॉल्स आपस में जाकर चिपक जाएं, या अगर इनफ स्ट्रांग नहीं है या टेंशन वगैरह का पार्ट है तो हो सकता है ये बीच में ही हवा में कहीं पर रुक जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के कहानी क्या चलेगी? कहानी ये चलेगी कि यहां पर इन दोनों बॉल्स के बीच में, इन दोनों पिच बॉल्स के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, एक बात बताना, जब इन दोनों बॉल्स को मैंने चार्ज प्रोवाइड करा, इन दोनों मेटल बॉल्स को चार्ज प्रोवाइड करा है, तो उससे चार्ज देने से पहले ये दोनों बॉल्स स्टेशनरी थी। चार्ज देने के बाद ये क्या करने लगी? एक दूसरे की तरफ मूव करने लगी। तो चार्ज देने पर ये दोनों बॉल्स अगर एक दूसरे की तरफ मूव करने लगी हैं, तो आपको इतना तो पता है ना कि न्यूटन का लॉ कहता है कि कोई भी चीज अगर स्टेशनरी थी तो वो स्टेशनरी ही रहना चाहती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन चार्ज देने के बाद ये मूव करने लग गई। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी इनर्शिया को कब खत्म कर देती है, मतलब मूव कब करने लगती है, या अपने मोशन के स्टेट को कब चेंज करती है? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अच्छा, उस फोर्स को अभी हम लोग एक रैंडम नाम दे रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को डेवलप करा था, डिस्कवर करा था कूलम ने, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर फोर्स को कूलम फोर्स भी बोलते हैं। और क्योंकि इस पर्टिकुलर फोर्स में जो चार्जेस है वो अपनी जगह पर रुके हुए हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे। मतलब आप कोई ये आर्गुमेंट कह सकता है अरे सर पहले चार्ज यहां था वो इधर आ गया, नहीं नहीं, बॉल मूव करके गई है।
चार्ज के मूव करने का मतलब है कि जो चार्ज है वो उस बॉडी को छोड़ दे, तो चार्ज बॉडी को नहीं छोड़ रहा, लेकिन बॉडी के साथ वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो अगर बॉडी के साथ चार्ज मूव हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे चार्ज मूवेबल है, हम ये बोलेंगे बॉडी मूव कर रही है। चार्ज के मूव करने का मतलब है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चला जाए, ठीक है। तो यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो सॉरी बॉडी मूव हो रही है, चार्ज मूव नहीं हो रहा। तो ऐसे फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है कि चार्ज की वजह से आया, स्टैटिक का मतलब है चार्ज रुका हुआ था, तो चार्ज कहीं गया नहीं। तो आप इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, या आप चाहो तो इन्हें आप क्या बोल सकते हो, कूलम फोर्स बोल सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही नाम है। अच्छा यहीं पर एक छोटा सा आइडिया आपको और बोलता हूं, मान लो इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर, इन दोनों बॉल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, देन व्हाट विल हैपन, तो हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। ये दोनों जो पर्टिकुलर मेटल की बॉल्स हैं जो पहले एकदम स्ट्रेट नीचे हैंग कर रही थी, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर चली जाएंगी और इनके बीच में रिपल्शन आ जाएगा, या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, और ये रिपल्सिव फोर्स भी कूलम फोर्स होगा, या फिर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब रिपल्सिव फोर्स है तो दोनों फोर्स किधर लग रहे होंगे, इस वाले नेगेटिव चार्ज ब्लॉक के ऊपर राइट साइड पे लग रहा होगा, और इस वाले नेगेटिव चार्ज के ऊपर लेफ्ट साइड पे लग रहा होगा। जबकि अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर क्या हो रही है कहानी, पॉजिटिव वाले ब्लॉक पर राइट साइड पे लग रहा होगा और नेगेटिव वाले पर लेफ्ट साइड पे, दोनों पे लग रहा होगा। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर ये कूलम फोर्स अकेले नहीं लगेगा, दो चार्जेस है तो दोनों के ऊपर ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा फॉर श्योर, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब आगे बात कर लेते हैं फटाफट। अब आ जाते हैं अपने वही मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज कूलम्स लॉ। तो एक्चुअल में कूलम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली चार्जेस को स्टडी करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि अगर दो टाइप के चार्जेस हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच में हमें ये तो पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स हो गया रिपल्सिव, सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव, लेकिन कितना होगा, किस पर्टिकुलर फॉर्मूले को वो फॉलो करेंगे, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा, और उसी पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में हमें इनके फॉर्मूले में पढ़ना है। तो क्योंकि ये सारे रिजल्ट कूलम क्या कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो हमें बस उनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, वो कैसे उस कंक्लूजन पर पहुंचे उसके बारे में बात नहीं करनी। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि कूलम को ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट करने में कई साल लग गए थे। तो अगर हम हर उस पर्टिकुलर पॉइंट, हर उस पर्टिकुलर फेलियर और हर उस पर्टिकुलर सक्सेस के बारे में बात करेंगे जो कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोसेस करी, तो कूलम लॉ को समझने में अपने को भी कितने टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। अपने पास इतना टाइम नहीं, बहुत सारा सिलेबस है। तो कूलम का रिजल्ट अपने पास है, हम बस उन रिजल्ट को मानेंगे, क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है, बहुत वाइड रेंज के अंदर फॉलो करता है। तो ये सब लोग मानते हैं कि कूलम का जो लॉ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और लॉ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन लॉ की सिचुएशन क्या है समझ लेना। जैसे मान लो दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है और एक का मैग्नीट्यूड, अब यहीं पर पता है अपने कान और दिमाग दोनों को खोल लेना है, मेरी बात को पूरा अपने कान से सुन के दिमाग तक ले जाना है। मैंने एक बात बोली यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने, आई एम श्योर आप सबने वो बात सुनी, पर शायद ध्यान किसी ने दिया, शायद ही, हाँ बिल्कुल सही बात। मैंने यहां पर ये बोला कि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2, मैंने इनके साइन के बारे में कोई चर्चा, मैंने ये नहीं बोला कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना, सिर्फ मैंने क्या बोला, इनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2। यानी अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ किस पॉइंट के बेसिस पे करने वाले हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे कि चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, हम सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कूलम ने बताया कि अगर दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड Q1 Q2 हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस R है, और ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखें, वैक्यूम का मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं है, इवन एयर भी नहीं है, क्योंकि यार अगर कोई भी चीज नॉर्मली आप रखोगे तो उसके बीच में एयर तो एटलीस्ट होगी ना, आपके मेरे बीच में भी तो एयर है ना। तो जब कूलम ने ये सिस्टम डेवलप करा, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा, तो उन्होंने वैक्यूम लिया, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या भी नहीं था, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं था, इवन एयर तक नहीं थी, पूरा वैक्यूम था। तो उन्होंने ऐसा पाया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जाहिर सी बात है या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, और ये फोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
तो कूलम का मेन फोकस था इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करना, कितना लगेगा। हमें ये तो पता है कि अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव का। अभी हम क्या बात जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितना लगेगा। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी, उन्होंने ये बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसे यूजुअली हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उन्होंने बड़ा सिंपल सी बात ऑब्जर्व करी कि जैसे मान लो यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखा और यहां पर 2 कूलम का, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स आया होगा। फिर जब उन्होंने 2 कूलम के चार्ज को 4 कूलम कर लिया, 4 कूलम, यानी इसको बढ़ा दिया, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फिर 4 से 8 करा तो वो और बढ़ गया, लेकिन जब 2 से कम करा, दोनों को 1 कर दिया, तो फोर्स घट गया। तो यानी चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने पर फोर्स बढ़ रहा है और घटाने पर घट रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात। तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, करने को आप और मैं भी कर सकते थे, लेकिन बस वही वाली बात है, उस समय करना था। और वो भी सेटअप कैसा रखना है, ये सोच के कि वैक्यूम रहे। तो बहुत ही एक्यूरेट डेटा उन्होंने मेजर करा और तब ये रिजल्ट मिले। और दूसरी चीज उन्होंने ऐसी पाई कि ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर चेंज करा जाए, बढ़ाया या घटाया जाए, तो इससे भी फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। और कैसा पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 मैग्नेट के अपोजिट पोल को अगर दूर ले जाओ तो आपको मैग्नेट का फोर्स कम एक्सपीरियंस होता है ना, और अगर उन्हें पास में ले आओगे तो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यानी डिस्टेंस अगर घटाते हो तो मैग्नेट का वाला फोर्स बढ़ता है। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कूलम को चार्जेस के बीच में भी हुआ कि चार्ज की डिस्टेंस जब कम करी, चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो फोर्स बढ़ गया, और चार्ज के बीच की डिस्टेंस जब ज्यादा करी तो फोर्स कम हो गया। अब इसका मतलब है जो फोर्स है वो चार्ज की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन जब कूलम ने फोर्स और डिस्टेंस के डेटा को अच्छे से एनालाइज करा तो उन्हें एक बात पता चली कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने वो करेक्शन, मतलब वो ये पर्टिकुलर आइडिया ये दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है दो चार्जेस के बीच में, वो उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन उसके स्क्वायर के होता है। अब इसके अलावा कोई ऐसा अभी तीसरा फैक्टर नहीं था वैक्यूम के अंदर जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को क्या कर पाए, इसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर पाए। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में या तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है या डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इससे एक इक्वेशन बनानी है, तो मुझे उम्मीद है इसे इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है। कैसे बनाओगे? ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो सीधे मुझे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बाकी सिंपल सी मैथ है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लाऊंगा K, और सुन लो मेरी बात बेटा, ये जो K है इस K को हम लोग ये भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K जो है ये जो हमारा एक्चुअल में कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस K की जो एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म है आपके लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन और स्टडी अभी हम करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि इसे पकड़ने के लिए ना मैग्नेटिज्म को पकड़ना पड़ेगा, और मैग्नेटिज्म टॉपिक के अंदर इसका बहुत डिटेल डिस्कशन है। एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आएगा, वो वहीं करेंगे। बट फिलहाल कभी मान के चलना एप्सिलॉन नॉट दरअसल में वैक्यूम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका इन्वॉल्वमेंट यहां पर होता है। तो अगर मैं इस चीज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूं तो ये फॉर्मूला और ज्यादा मॉडिफाई हो सकता है, और मॉडिफाई होकर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला और ज्यादा मॉडिफाई होकर क्या बनेगा, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? और ये जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, या ये फिर जो हमने K निकाला ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी यूनिट भी आएगी, और मैं आपसे बोलूंगा यूनिट आप मुझे बताओ। आपको K की यूनिट बतानी है, K की SI यूनिट। तो K की SI यूनिट बताने के लिए आपको
किन किन चीजों की एसआई यूनिट चाहिए होगी? एक तो फोर्स की एसआई यूनिट चाहिए होगी, दैट वुड बी न्यूटन। तो ये हो गई न्यूटन इज इक्वल टू, हमें के की यूनिट निकालनी है, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, इस Q1 की एसआई यूनिट और इस Q2 की एसआई यूनिट। Q1 की एसआई यूनिट चार्ज है, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस है, एसआई यूनिट मीटर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को के की यूनिट निकालनी है, तो के की यूनिट निकालने के लिए, के की यूनिट निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझदार बच्चे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम आपको और करना है, ये आप होमवर्क में ले लो, इसकी डायमेंशन लिख लेना, इसकी डायमेंशन निकाल लेना, ठीक है। इसकी 80 नहीं आएगी, ठीक है, 80 चार्ज की होती है, आपको के की डायमेंशन निकालनी है। तो ये होमवर्क है, अभी मत करना, आराम से कर लेना, लेकिन निकाल लेना ताकि आप यूनिट और डायमेंशन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बता दो, ठीक है, आपको डायमेंशन वाला एक होमवर्क मिल गया, एक दूसरा होमवर्क और करना। एक बात बताओ, ये जो 1/4πε0 है मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एक बात बताओ, 4 तो कांस्टेंट नंबर ही होगा ना, तो क्या आप ε0 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ε0 की वैल्यू निकालना भी आपके लिए होमवर्क है, ε0 की वैल्यू निकालना ये भी आपका होमवर्क है, आराम से कर लेना घर पे। और सिर्फ ε0 की वैल्यू नहीं, यूनिट के साथ बताना कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इतना काम करना आपके लिए, दो चीजें, दो होमवर्क हो गए। अभी पहली तो यहां पर आपका के की डायमेंशन निकालना, क्या आने वाली डायमेंशन, और दूसरा आपका ε0 की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। हिंट मैंने दे दी है, कुछ नहीं करना इस इक्वेशन में, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, या अगर आपका मन है 22/7 रख देना, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है कितना आ रही है, ठीक है। लेकिन इसे निकाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आगे मैं कोई भी बात इस पर्टिकुलर दरअसल में फॉर्मूले के बारे में बताऊं, उससे पहले एक जरूरी बात आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला जो हमने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में निकाला है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड तब है जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हो। अच्छा, जब भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे तो कभी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा कि दोनों चार्जेस वैक्यूम में, तो अगर मेंशन नहीं है कि चार्जेस कहां रखे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे वो वैक्यूम में रखे। पर अगर किसी और मीडियम में रखे हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपने वाटर के अंदर चार्ज को रखा है, ऑयल के अंदर चार्ज को रखा है, ईथर के अंदर चार्ज को रखा है, या फिर आपने चार्ज को कहां रखा है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो इस बारे में याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला वैलिड कब है, ठीक है, जब हमारे चार्जेस वैक्यूम में है, वैलिड व्हेन चार्जेस इन चार्जेस आर केप्ट इन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और इस पर्टिकुलर चीज के साथ एक बात और याद रखना, Q1 Q2 ये सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड है, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड है तो आर का स्क्वायर करोगे तो ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही बनेगा। तो एफ ना सिर्फ हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी आपको यहां पर एफ का सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो फोर्स का वेक्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। और मैं आपको बता दूं 70-80% केसेस में, बल्कि इससे भी ज्यादा केसेस में, हम दो चार्जेस के बीच के मैग्नीट्यूड में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं, निकाल लोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कॉमन सेंस से कैसे निकाल सकते हो। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल रॉड से दो चार्जेस, दो पर्टिकुलर मेटल बॉल्स को फ्रीली हैंग कर दिया। अब मैंने एक को
+3 कूलम का चार्ज दिया और एक को -5 कूलम का। तो आप मुझे इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो ना भाई। जैसे मान लो ये ए वाली बॉल है, ये बी वाली बॉल है। ए वाली बॉल पर फोर्स किधर होगा, राइट या लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। और बी वाली बॉल पर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का डायरेक्शन है, वो अगर आपको चार्जेस पता चल जाए तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब एनालिसिस करने की तगड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा। अगर मैंने पूछा इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो साथ में मैं बता दूंगा इनके बीच में डिस्टेंस इतनी है, और आप उस डिस्टेंस का इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हुआ, अगर हम लोग Q1 Q2 साइन के साथ डालें तो डायरेक्शन आ जाएगा? नहीं। कैसे आ जाएगा डायरेक्शन बताओ? अगर आप Q को पॉजिटिव ले लोगे और आप R को क्या नाम है, सॉरी, Q1 को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव ले लोगे, तो Fe नेगेटिव आने लगेगा। Fe की नेगेटिव आने से डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो एक तरीका है कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो। अरे लेकिन उसके लिए फिर आपको और भी चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर एक वेक्टर फॉर्म अलग से पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ का, जिस वेक्टर फॉर्म में आप फोर्स का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे बल्कि उसका क्या भी निकालोगे, डायरेक्शन। यानी आप दोनों चीज एक साथ बताओगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर केस में हम जो डायरेक्शन है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड निकालना। इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग दो अलग केस में पढ़ते हैं कि अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो अगर आप Q1 Q2 को बिना साइन के रखोगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वेक्टर चाहिए, अगर साइन, अगर डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसको सॉल्व करने का एक पूरा वेक्टर फॉर्म है जिसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। आई होप ये आइडिया पकड़ में आ रहा है, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना इस फॉर्मूले में आपको साइन रखने की कोई जरूरत नहीं। साइन रखोगे ना तो उससे बस एक बात पता चलेगी कि अगर फोर्स नेगेटिव आया तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का है, और अगर नेगेटिव नहीं आया तो रिपल्सिव नेचर का है। लेकिन वो तो आप चार्जेस को देखकर भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो खामखा अपने लिए समस्या क्यों बढ़ाना, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन निपटा दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व कर लो, क्योंकि यार वेक्टर फॉर्म पढ़ना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। और मतलब टिकटिकी कहते हैं ना, बड़ी तेजी से भाग रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करना है। और साइड हो जाऊं, लो भाई इतना साइड हो जा रहा हूं मैं कि अब आराम से क्वेश्चन पढ़ लूं, ठीक है। लो 3.7, यस 3.7 है, गलती से कॉमा सा लग रहा है, वो पॉइंट है वो। और जिसने क्वेश्चन जल्दी से कर लिया भाई, उससे मेरी तरफ से सिंपल है बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने अभी तक जो चीजें सीखी हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये 3.7 है बेटा, अरे लेट मी करेक्ट दिस, वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे। दिस इज 3.7, ठीक है, दिस इज 3.7। कर लो, आराम से बना लो, ठीक है, कर लो, आराम से बना लो इस क्वेश्चन को। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत जल्दी भागो, अभी आपने सीखना स्टार्ट ही करा है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन है इतना सिंपल कि अब तक आपका आंसर कायदे से आ जाना चाहिए था। ये है, ये 2 मिनट के औकात वाला क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूं। चार्ज नहीं बताना है आपको, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स में से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए कहता हूं, इसलिए बोलता हूं बार बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिर्फ चार्ज निकाल रहे हो, चार्ज नहीं बताना आपको, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है और क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है और क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सबको पकड़ में आ रहा है? ऐसा कोई जिसे क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, आप एक बात जरूर चेक करना कि आपने क्वेश्चन को सही एंटिसिपेट करा या नहीं। मैं समझा रहा हूं, आपने खुद पढ़ा था, आप देखना आपने वही लॉजिक सोचा था क्वेश्चन का या नहीं। दो पॉजिटिव चार्ज है जिनके बीच में डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम की है, और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस पर जो मैग्नीट्यूड है वो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 है। ठीक है, हमसे कह रहा है इन दोनों पॉजिटिव चार्ज आयंस में इक्वल चार्ज है, सॉरी इक्वल, अच्छा चार्ज इक्वल है, चार्ज हमें नहीं पता है, चार्ज हमने मान लिया x कूलम्ब है, चार्ज हमने मान लिया x कूलम्ब है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें दे रखा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो रहे हैं, यानी कुछ इससे मिस हुए होंगे, कुछ इससे मिस हुए होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से कम है वो हमें निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कम है ये निकालने के लिए क्या निकालना जरूरी है, कितना चार्ज इन दोनों पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, उतने ही चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मिस हो रहा होगा। बस इस स्ट्रैटेजी को अब अपन फॉलो करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये सोल्यूशन से ज्यादा बेटर इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गिवन है अपने को। अब यार इसे सॉल्व कर लो, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा मुझे उम्मीद है। आपको पता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की जगह क्या रख दो, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2, Q1 है x और Q2 भी है x, Q1 x कूलम और Q2 भी x कूलम, तो x इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है SI यूनिट में 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये वैल्यू पुट कर दो, बहुत सही। इसका भी क्या आएगा मेरी जनता, वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये भी कराना पड़ेगा, x की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी, कर लोगे, इतनी तो मैथ आएगी। अच्छा चलो, जिन्होंने निकाला है वो चेक करो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या x की वैल्यू इतनी आई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्या x की वैल्यू इतनी आ रही है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आपके पास x की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आ जानी चाहिए बेटा, अगर आप पेशेंस के साथ कैलकुलेट करोगे तो ये पक्का इतना आ जाएगा। ठीक है, और जरा देखो अब ये हमारा एक्चुअल में क्या है, एक पर्टिकुलर कैटायन पे चार्ज है ना, और ऐसे दो कैटायन है, ऐसे हमारे पास दो कैटायन है, तो हमारा जो चार्ज मिस हो रहा है एक पर्टिकुलर कैटायन से वो x के बराबर हो रहा है। तो एक कैटायन के ऊपर से चार्ज कितना हमने इलेक्ट्रॉन कितने गायब करे हैं, एक कैटायन के ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करे होंगे, अरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, Q = क्या Ne। चार्ज कितना गायब है, एक कैटायन पे चार्ज कितना हमें मिल रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ये किसके बराबर हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये दोनों टर्म कैंसल आउट, 1.6 का डबल 3.2, तो n कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब है एक कैटायन से कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं 2, तो टोटल दोनों से कितने कम हो जाएंगे 2 इससे और 2 इससे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो आपने देखा ना कैसे आपने एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूले यूज करे और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे थे। आपने फोर्स की हेल्प से निकाला चार्ज, और चार्ज की हेल्प से आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सिर्फ यहीं पर आपने आंसर छोड़ दिया तो भी कमी है, क्योंकि अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूछे कि कितने गायब हैं पूरे सिस्टम में से, तो 2 इसमें से गायब होंगे और 2 इसमें से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कम है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मान लो इन्होंने सिर्फ एक ही आयन पे पूछा है, भाई ईच आयन का मतलब क्या, एक आयन पे पूछा है, तो एक आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है 2, और अगर पूरे सिस्टम पे पूछते तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। चलो गुड टू हियर। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में या आपके हाफ ईयरली या जो भी होगा उसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलरली कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा होती है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से सॉल्व करिए, आराम से देखिए, ठीक है। आराम से एक बार क्वेश्चन प्रॉपर्ली देख लो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आराम से देख लो क्या बोल रहा है, ठीक है। बन गया। तो देखो आइडिया वही है यार कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, सबसे पहले जो उसका डेटा गिवन है वो नोट कर लो। और सिर्फ डेटा नोट मत करो, आप डेटा नोट करते टाइम उसका जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है प्रॉब्लम का वो भी समझो। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस D है। तो दो चार्जेस अगर Q1 Q2 है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में D डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, कोई ना कोई कूलम फोर्स तो होगा। अब हमसे कह रहा है कि कितना चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दोगे। यानी चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो हम इतना ही रख रहे हैं, लेकिन अब की बार डिस्टेंस D से कितनी कर दी, 2D कर दी। तो डिस्टेंस अगर D से 2D कर दी तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घटेगा, पर कितना चेंज हो जाएगा, कितना घटेगा, हमें यह बताना है। तो इसे बताने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो हमारी पहली सिचुएशन है और ये हमारी दूसरी सिचुएशन है। तो हम लोग पहली सिचुएशन में फोर्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखने में टाइम वेस्ट होता है तो अपन कई बार K लिख देंगे। K का लिखने का मतलब समझ जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही F2 निकालो, तो F2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 तो यही रहेगा, लेकिन अब की बार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2D। तो एक बात बता दूं, जब कई बार हम 2D स्क्वायर लिखते हैं ना, तो कई महारथी एक सिली मिस्टेक करते हैं, 2D स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। और जैसे ही आपने ऐसे लिखा तो वो सारे महारथी क्या कर बैठे, सिली मिस्टेक कर बैठे, उनका आंसर गड़बड़ाने वाला है। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। आपकी डिस्टेंस 2D है तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा, और इस पूरे के स्क्वायर का मतलब है रिजल्ट कितना बनेगा, ये आ जाएगा 4D स्क्वायर। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें देखना है कि सेकंड फोर्स फर्स्ट फोर्स के साथ कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है। तो आप बस इन दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए क्या कर दो, F2 और F1 को डिवाइड कर दो। तो F2 अपॉन F1 जब आप करोगे तो इधर आएगा K, Q1 Q2 अपॉन F2 में हमें दे रखा है 4D स्क्वायर, और यहां हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। समझदार बच्चे काटा पीटी तो कर ही लेंगे। तो F2 अपॉन F1 ले दे के बचा क्या यहां पर, 1/4। तो F2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, F1/4। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को देखकर आप आंसर क्या बोलोगे, कि अगर हम लोगों ने डिस्टेंस डबल कर दी तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जितना भी चेंज करोगे जो फोर्स होगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, बिना कैलकुलेशन करे जब डिस्टेंस डबल करी तो फोर्स 1/4 हो गया, यानी 2 के स्क्वायर से कम हो गया। अगर मैं डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दूं तो 1/9 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 4 टाइम्स कर दी तो एक बात समझो, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ना इंट्यूटिवली फील करो। क्या है मीनिंग, तुम डिस्टेंस तो सिर्फ 4 गुना कर रहे हो, यानी तुम डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कर रहे हो, लेकिन फोर्स में कितनी कमी हो जाएगी, 16 टाइम। यानी अगर वो फोर्स पहले 32 न्यूटन का फोर्स था, तो अब सिर्फ कितने न्यूटन का बचेगा, 2 न्यूटन का। बहुत तेजी से कम होगा। यानी फोर्स डिस्टेंस के हिसाब से बहुत तेजी से कम होता है चार्जेस के बीच में। आई होप ये इंट्यूटिव आइडिया आप ले पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। चलो गुड टू हियर। अगर ये आइडिया क्लियर हो गया है तो भाई ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो फाइल में आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिथ बॉल क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया था कि फिजिक्स लैब के अंदर मेटल की बॉल्स ऐसे आप पतले से सिलिकॉन थ्रेड से या नॉर्मल थ्रेड से हैंग करते हो, तो इन्हें वहां पर फिजिक्स लैब के अंदर अपन बोलते हैं पिथ बॉल्स। बहुत छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, हल्का फुल्का मास होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आपको मतलब क्या कच्चा चिट्ठा लगाना है फिजिक्स का, सबसे पहले तो वो समझना है। देखो
मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, और उस स्ट्रैटेजी में सबसे कॉमन आइडिया होता है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा कॉन्सेप्चुअली सोचो, और कॉन्सेप्चुअली सोचना क्या है, दो बातें सोचनी है कि न्यूमेरिकल को पढ़ते टाइम आप डेटा तो कलेक्ट करो, और ये समझो कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिजिक्स कितनी लगने वाली है, यानी फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पहले तो ये समझो, और फिर उसके बाद सोचो कि उस कॉन्सेप्ट में फिजिक्स अगर पकड़ में आ गई तो अब मैथ का कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मुला यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इंडेक्स का यूज करना है, क्या करना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच फॉलो करोगे तो आप न्यूमेरिकल बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। बात करते उससे पहले, ठीक है, मैथ लगाने से पहले ये जरूर समझना फिजिक्स क्या लगने वाली है। फिजिक्स पकड़ में आ गई तो अपने आप हिंट मिल जाएगा फॉर्मुला क्या लगेगा, फॉर्मुला अगर लग गया तो अब सिर्फ नॉर्मल से कैलकुलेशन मैथ बचेगी, आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ट्राई करना। फिलहाल हम लोग आगे मूव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर के बारे में भी जानना है। ठीक है, कि वेक्टर होता क्या है। तो जब ये अगर ये फॉर्मूला आपने बुक में कहीं पर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कई बार इस फॉर्मूले में ना, फोर्स के फॉर्मूले में आर के स्क्वायर की बजाय आर का क्यूब आने लगता है, तो स्क्वायर की बजाय क्यूब क्यों आ रहा है, तो वो आपको पता चलेगा इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो वेक्टर फॉर्म का देखो मेन पर्पस क्या है, वेक्टर फॉर्म का मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है, तो पूरा पूरा वेक्टर अपन बताने की कोशिश करते हैं। तो सिनेरियो क्या है, जैसे मान लो आपने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, और ये दोनों सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, अब जरा समझना फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे काम करेगा। दरअसल में Q2 चार्ज Q1 पर रिपल्शन लगाएगा और Q1 चार्ज Q2 पर रिपल्शन लगाएगा। अब हम इन सारे रिपल्सिव फोर्स को कोड दे देते हैं। जैसे हमने यहां पर जो फोर्स है उसे बोला F12। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है R। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर को अगर आपको लोगों को समझाना है, लोगों को वेक्टर फॉर्म में किसी चीज की दिखाना है, तो आपको बेसिकली में दो चीजें बतानी होती है ना, क्या क्या, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, है ना। क्या हम लोगों ने कूलम लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है? सीखा है ना अपन ने। क्या होता है वो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर इस मैग्नीट्यूड में बस मैं डायरेक्शन को और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स का वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो जरा सोचो, अगर मुझे ये वाले फोर्स का वेक्टर चाहिए, यानी फर्स्ट पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो कि सेकेंड चार्ज की वजह से होगा, उस फोर्स का अगर वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ बस इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाए, एक डायरेक्शन, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्शन मिल जाए, यानी यूनिट वेक्टर मिल जाए। क्योंकि यूनिट वेक्टर ही क्या बताता है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में डायरेक्शन। तो अब मुझे बस इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे अपन बोल रहे हैं R21 यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं, R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का ये आइडिया क्लियर है। तो यहां पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा यार, कि फिगर में तो मैंने इसे R21 बोल दिया है, लेकिन इसे कई लोग ना R21 नहीं बोलते। सिनेरियो को सेम रखने के लिए व्हाट वी डू, इसे हम लोग R21 नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें अगर निकालना है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना मैं कौन सा फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, यानी मैं कौन से फोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हूं, इस फोर्स के बारे में। तो इस फोर्स के बारे में निकालने में मुझे जो डायरेक्शन चाहिए वो कहां की चाहिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अपन बोलेंगे R12। जैसे इधर वाले को क्या बोल रहे थे, अगर आपको याद हो, जो मैंने रेस करा है, अगर आपको याद हो मैं इसे क्या बोल रहा था R21, तो इस तरफ वाले को क्या बोलोगे R12। R12 का मतलब है कि
अगर आप फर्स्ट चार्ज पे खड़े हो तो सेकंड चार्ज की तरफ जाने पर यूनिट वेक्टर क्या है, तो उसे आप बोलोगे R12 यूनिट वेक्टर। तो R12 यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर से, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, आप लोग क्योंकि इतने समझदार हो कि आपने वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, R12 यूनिट वेक्टर को, ठीक है, R12 यूनिट वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखूं R12 यूनिट वेक्टर, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, हाँ या ना, लिख सकता हूं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो R होता है ना, ये जो वेक्टर हमेशा लिया जाता है, ये हमारा R12 वेक्टर है, यानी 1 वाले चार्ज से लेकर 2 वाले चार्ज तक के बीच का वेक्टर, ये R12 वेक्टर है। तो एक बात बताओ, इस R12 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस R12 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे ये R ही तो आएगा, R12 वेक्टर, याद रखना ये वेक्टर है, वेक्टर कितना बड़ा है मैं आपको बता दूं, R12 वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर में फर्क है बेटा। R12 वेक्टर यहां से लेकर यहां तक, यानी फर्स्ट चार्ज से लेकर सेकंड चार्ज तक का वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों में फर्क है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या वो इस R के बराबर होगा, ये बात तो श्योर है। तो इस R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे सिर्फ क्या लिख सकता हूं बेटा, R। गुड टू हियर कि आपको ये बात पकड़ में आ गई है। और अगर ये बात पकड़ में आई है और इसे मैं R लिख दूं और इसे यहां पर पुट करूं, यानी R12 वेक्टर की जगह मैं ये फॉर्मूला पुट करूं, तो बताओ फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मेरे को बता सकते हो ना बड़े आराम से, ये फॉर्मूला बड़े आराम से बता सकते हो, क्या आ जाएगा, F21 अपन निकाल लेते ना, ठीक है। तो देखो F21 कितना आ जाएगा, F21 वेक्टर अपने को निकालना है, F21 वेक्टर निकालना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 यूनिट वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R वेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो यहां पर अगर आप ऐसा रखो R12 वेक्टर अपॉन R, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्या आया ना, बोल दो, आ गया ना। तो मैंने कहा था ना कई बार ऐसा भी होगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में फोर्स में आपको डिस्टेंस का क्यूब मिलने लगेगा। अच्छा लेकिन एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में भले चाहे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का क्यूब आ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि कूलम लॉ डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ना ना, ये वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि आपको ने यहां पर वेक्टर लिख दिया है, यूनिट वेक्टर अगर लिखोगे तो अपने आप यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, याद आ रहा है ना। तो ऐसा मत सोचने लगना कि यहां पर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख देंगे आपके सामने और कह देंगे इस वेक्टर फॉर्म से क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि कूलम लॉ दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए था, आपने पूरा का पूरा वेक्टर ले लिया जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है, तो यूनिट वेक्टर आपको सही हिंट देता है। देखो यहां पर तो फॉर्मूले में कितना ही आ रहा है, स्क्वायर ही आ रहा है, क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड है और ये सिर्फ डायरेक्शन है। अच्छा ये दो F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो ऐसे ही आप दूसरा वाला काम भी तो कर सकते हो, ठीक है, आप क्या भी निकाल सकते हो, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज निकाल सकते हो ड्यू टू सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, आप उसमें मल्टीप्लाई बस किसका कर दोगे, R21 यूनिट वेक्टर का। अच्छा R21 यूनिट वेक्टर है क्या, ये बता सकते हो, पहले तो समझो इंट्यूटिवली ये R21 यूनिट वेक्टर है क्या चीज, ये R21 जो वेक्टर अपन ने निकाला था, ये R21 यूनिट वेक्टर ये क्या है, सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और R12 यूनिट वेक्टर क्या है, फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की तरफ जाने का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये जरूर समझ के रखना कौन सी चीज क्या है, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं वेक्टर फॉर्म सिर्फ इतना ही नहीं होता है,
इससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म अपने सामने है। जब हमारे पास हमें ये वेक्टर फॉर्म निकालना होगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? आपको Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का किसी एक नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन पता है। जैसे आपको याद होगा जब मैंने वेक्टर आप लोगों को बताया था तो आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लो ये अगर कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आप ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो और एक वेक्टर बना दो, तो इस वेक्टर को अपन ओए वेक्टर बोलते हैं। और इस ओए वेक्टर को क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ऐसे ही इस ओबी वेक्टर को आप क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो जब हम लोग ऐसे निकालेंगे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को याद है क्या बोलते हैं अपन? ए बी वेक्टर को रिजल्टेंट बोलते हैं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या कि अगर आप ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हुए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले वेक्टर को फॉलो करके, तो आप कहां पहुंचोगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। बाकी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर के ट्रायंगल लॉ के एडिशन, वेक्टर के एडिशन के ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। और ट्रायंगल लॉ का एडिशन का रूल क्या होता है? हमें दो ऐसे वेक्टर देखने हैं जिनमें से एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल अगर ज्वाइन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ओए वेक्टर और ओबी वेक्टर का जो सम आएगा, ओए वेक्टर सॉरी ये ए बी वेक्टर, ओए वेक्टर और ये वेक्टर कौन सा है? ए बी वेक्टर। इनका जो सम आएगा वो इस तीसरे वेक्टर के सम के, तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से अगर ए बी वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो नोटिस करो ए बी वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब है? जब हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं? जब हम ए से बी जा रहे हैं। हमें कैसे पता चला ए से बी ही जाना है? नाम में लिखा है भाई। ए बी वेक्टर का मतलब है ए से चलना स्टार्ट करोगे और बी पर पहुंचोगे। तो ए बी वेक्टर अगर निकालना है और आपको ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है? ओए। और बी का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है? ओबी। तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर से कैसे निकलेगा? ओबी में से ओए माइनस करना। यानी आप जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हो, आप चलना यहां से स्टार्ट कर रहे हो और पहुंच कहां रहे हो? यहां पर। तो जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से जहां से आपने चलना स्टार्ट करा, अगर उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे तो आपको ए से बी की तरफ का क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का आइडिया याद आया, और इसलिए मैंने वेक्टर आपको पहले रिवाइज कराया था क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत थी। जिन्होंने अच्छे से रिवाइज कराया था उन्हें एक बार और पढ़ने को मिल गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था अभी आपने आई होप पढ़ लिया होगा। अगर कुछ कम समझ में आया तो बस आराम से इसको अंडरस्टैंड करिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग एक्चुअल में, हमें अब की बार क्या गिवन है? अब की बार मेरा बच्चा अपने को पोजीशन वेक्टर गिवन है। मतलब ये जो Q1 चार्ज है ये हमारा ओरिजिन है O। तो O से Q1 चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना बोला? R1 वेक्टर। और ऐसे ही B वाला जो चार्ज है या Q2 वाला जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर अपने को क्या बोला? R2। अब यहां पर हमने एक वेक्टर बनाया R21 वेक्टर। बेटा कौन सा वेक्टर? R21 वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर बस एक छोटी सी मतलब डिफरेंस आता है, हमने अभी जो पढ़ा है और यहां पर जो दिया है। R21 वेक्टर का मतलब यहां पर पता है क्या होता है? हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 1 से। हम 2 की तरफ जा रहे हैं 1 से। तो R21 वेक्टर अगर आप 2 की तरफ जा रहे हो 1 से, वो अगर आप निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे? R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे AB वेक्टर में था ना, B की तरफ जा रहे थे और कहां से जा रहे थे? A से जा रहे थे। तो ये 21 का मतलब क्या है? जैसे AB वेक्टर का मतलब क्या था, जरा सुनना, एक फर्क है यहां पर। AB वेक्टर का मतलब था A से जा रहे थे B पर यहां पर ये जो 21 आता है इसका मतलब क्या होता है? हम 2 की तरफ जा रहे हैं 1 से। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अभी हम जो सिंबल यूज कर रहे थे उसमें जहां से चलना स्टार्ट कर रहे थे उसी चीज को पहले लिख रहे थे और जहां पहुंच रहे थे उसको बाद में लिख रहे थे। पर ये कोड एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी गिवन है और ऑलमोस्ट हर फिजिक्स बुक यही कोड फॉलो करती है। तो आपको भी मजबूरी में कोड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो R21 वेक्टर का मतलब क्या है? हम 2 की तरफ जा रहे हैं पर कहां से? फ्रॉम 1। तो ये वेक्टर निकलेगा तो उसी रूल से, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या सेकंड चार का पोजीशन वेक्टर माइनस
फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर। भाई यहाँ पर आप ट्रायंगल लॉ चला दो बस सिंपल, तो ये R21 वेक्टर निकल आएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। अब मान लो मुझे ये F21 निकालना है, ठीक है, तो ये F21 कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अपॉन में चाहिए हमें इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है। अरे ये जो डिस्टेंस है ये R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो बेसिकली में आपको R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो बताओ वो कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R21 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट में है, ये दरअसल में कुछ ऐसे आया होगा कि अगर अपने को F21 वेक्टर निकालना तो पहले ऐसे निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R है Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम लोग R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो बोल सकते हैं। तो इस मैग्नीट्यूड को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर के टर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। तो हम लोग R स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आया ना? ये दरअसल में हमें चाहिए था डिस्टेंस का स्क्वायर। अब Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, और इसका मैग्नीट्यूड किसके टर्म में निकल कर आया है? R1 और R2 के पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, साथ में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से। तो एक बात सोचो, R21 वेक्टर की डायरेक्शन में अगर अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 वेक्टर। भाई इन दोनों वेक्टर को अगर आप डिवाइड करोगे तो R21 डायरेक्शन में क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आप R21 वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बस वेक्टर को थोड़ा सा रिवाइज करो। एक वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप उस पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। तो आपने R21 वेक्टर को R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा? 21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन। तो हमें ये डायरेक्शन ही तो मिल रही है। बाकी समझदार हो यार, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो यहां पर भी मॉड ऑफ R2 माइनस R1 ही तो लिखोगे आप। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। आया ना? और ये दोनों टर्म सेम है, तो इन्हें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो यहां पर भी फॉर्मूले में फिर से क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है। लेकिन आपको क्यूब से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? अच्छा यहां पर यार एक करेक्शन कर दूं, मैं गलती से यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लेट मी करेक्ट दैट। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्यूब होना चाहिए बेटा। दिस शुड बी क्यूब। टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्यूब होना चाहिए। क्यों आ रहा है क्यूब? समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यहां वेक्टर लिख रहे हो, अगर यहीं पर आप यूनिट वेक्टर लिखते तो वो क्यूब अपने आप क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। लेकिन इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पिछले फॉर्मूले से अलग मिलेगी। यहां क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, और यहां पर जो अपन वेक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं R21 वेक्टर। नोटिस करना एक जरूरी चीज, यहां पर जब अपन ने F21 निकाला है तो ये कौन सा वेक्टर लिया है? 1। क्या दोनों फॉर्मूले अलग हैं? क्या दोनों फॉर्मूले अलग हैं या सेम ही है? सेम है, उनमें बस वैल्यू का थोड़ा सा डिफरेंस है। वैल्यू का डिफरेंस क्यों आ रहा है? रीजन बता रहा हूं। इस केस में हमें Q1 और Q2 की पोजीशन नहीं दी थी, हमें इसकी ओरिजिन केस में पोजीशन वेक्टर थोड़ी दिया था। ये दोनों वेक्टर हमने अपने आप क्या कर लिए? खुद मान लिए थे कि R21 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और R12 का वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? 1 से 2 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर हमने अपने आप माने थे, लेकिन जैसे ही हमें Q1 और Q2 की पोजीशन दे दी गई तो एक का पोजीशन वेक्टर R1 और एक का R2। तो क्योंकि सारी बुक स्टैंडर्ड में Q1 से Q2 की तरफ का जो वेक्टर है उसे R21 वेक्टर लेती हैं, तो अपने को भी मजबूरी में R21 वेक्टर लेना पड़ा। हालांकि हम चाहे तो इसको क्या कोड कर सकते थे? R12,
कि 1 से 2 की तरफ का वेक्टर। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि एनसीईआरटी भी और बाकी रेफरेंस बुक भी यही कन्वेंशन फॉलो करती हैं, तो मजबूरी में अपने को भी ये कन्वेंशन फॉलो करना है। ऐसा क्यों करा गया मैं आपको बता दूं, ताकि मेरा बच्चा आपको गलती ना हो पाए। यहां पे भी 2 1 रखना है तो यहां पर भी आप क्या ही रखो, 2 1 ही रखो, तो सारी चीजें याद रहे। यहां पर भी 2 1 है तो आपको मॉड में भी R2 माइनस R1 करना है, तो ऐसी कोई गलती ना हो। हालांकि फंडामेंटल अगर आपको पता है तो आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। अच्छा, इस फॉर्मूले में और जो हम लोगों ने अभी मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एक फर्क है। मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में Q1 Q2 जब भी रखोगे तो विदाउट साइन रखोगे, इस फॉर्मूले में Q1 Q2 जब भी रखोगे विद साइन रखोगे। क्यों? क्योंकि विद साइन रखने पर अपने आप ही, अभी अगर मान लो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव थे तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव होने की वजह से ये दोनों अपनी डायरेक्शन अपोजिट रख रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही ये अगर अट्रैक्टिव नेचर के हो गए, यानी Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव आ गया। भाई एक बात सोचो, Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? Q1 Q2 यानी दो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है दोनों चार्ज नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, और दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर जो फोर्सेस रहेंगे वो रिपल्सिव ही रहेंगे। लेकिन जैसे यहां पर ये फोर्स अट्रैक्टिव हुए तो भी जरा नोटिस करो, हमने R21 वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करा है। तो इस बात को सही रखने के लिए आपको Q1 Q2 को हमेशा क्या रखना पड़ेगा? विद साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही साइन के साथ आप रखोगे तो इस वेक्टर के पहले Q1 Q2 में अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा तो इसके पहले कैसा साइन आने लगेगा? माइनस साइन, और माइनस साइन आएगा तो ये वेक्टर अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज। और जरा नोटिस करो इस फिगर के अंदर ये जो हमारा F21 वेक्टर है, ठीक है, अगर इसमें हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें तो हमें डायरेक्शन क्या कर ले रहा है? चेंज। और वो रिपल्सिव से कैसा हो जा रहा है? अट्रैक्टिव हो जा रहा है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि जब कभी भी वेक्टर फॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको Q1 Q2 विद साइन रखने हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। या फिर एक छोटा सा काम कर सकते हो, एक और आइडिया है कि आप फिर R21 वेक्टर की बजाय यहां क्या ले लेना? R12 वेक्टर ले लेना। लेकिन अगर आप R12 ले रहे हो तो फिर इनको विदाउट साइन रखना। तो ये सारी चीजें आपको अलाउड है, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल फंडे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्योंकि ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात ध्यान रखना, बस आप इस फॉर्मूले में वेक्टर हमेशा क्या लेना? R21। R21 वेक्टर का मतलब क्या है? आप सेकंड पॉइंट की तरफ जाओगे फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, तो वो जो वेक्टर बनाओगे उसे आप R21 वेक्टर बोलोगे। और इसमें अगर आपको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स चाहिए, उसका वेक्टर चाहिए, तो बस Q1 Q2 को क्या रख देना? विद मैग्नीट्यूड रख देना, विद साइन रख देना, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो यहां पर एक छोटी सी बात याद रखना कि यूज प्रीवियस फॉर्मूला विथ साइन ऑफ Q1 एंड, ताकि आपको अट्रैक्टिव फोर्स भी उसकी भी डायरेक्शन मिल पाए और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन भी मिल जाए। बाकी छोटी मोटी वेक्टर के बारे में आपको बातें पता है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। देखो अब अपने को पता है R21 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो R12 के नेगेटिव के इक्वल होगा, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो F12 वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ F21। भाई आपने यहां पर ध्यान दिया इस फॉर्मूले में, ये वाले जो तो पीछे दोनों फॉर्मूले हैं ये वाला, तो R21 वेक्टर की जगह अगर हम लोग R12 की जगह R21 डालेंगे तो यहाँ पे माइनस आने लगेगा, और ये फोर्स भी कैसा हो जाएगा? 12 वाला। तो इससे कहानी क्या निकलेगी? इससे कहानी ये निकलेगी कि हमारे पास ये F12 फोर्स जो होता है और F21 फोर्स जो होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्सेस हमेशा किस डायरेक्शन में रहेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी पहला चार्ज अगर दूसरे चार्ज पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो दूसरा पहले चार्ज पर हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी इसका मतलब क्या है?
कि वेक्टर फॉर्म को देखकर हम ये साफ साफ बता सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है बेसिकली वो क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर का लॉ है। अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो दूसरा पहले पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और अगर दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। वहां पर भी देखो डायरेक्शन वहां पर भी क्या होगी, अपोजिट होगी। देखो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं। अगर F21 लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो F12 राइट की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों रहेंगे कहां, हमेशा अपोजिट। अच्छा, लेकिन एक जरूरी बात पता है, यहां से आप और सीख सकते हो, बस 1 मिनट का टाइम देना, कि इस पर्टिकुलर आइडिया से आप एक बात समझ सकते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगाने के लिए दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट वाला फोर्स ही लगाएं ऐसा जरूरी। अभी तक आपने जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें, जैसे जब आप दीवार पे फोर्स लगाते थे, जब आप दीवार को कॉन्टैक्ट में लेकर आते थे, दीवार के साथ आप कॉन्टैक्ट में आते थे, तब दीवार आपके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाती थी। यानी यहां पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूटन के एग्जाम्पल पढ़े थे थर्ड लॉ के, उसमें अपने आप एक इंट्यूटिव आइडिया अपने अंदर डेवलप होने लगता है कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तभी एक्शन रिएक्शन पेयर का फोर्स लगेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में जरा ध्यान से देखो, दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर रखे हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट फिर भी दोनों पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन के पेयर के हिसाब से लग रहा है। आई होप ये आइडिया सारे बच्चों को अच्छे से पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा दरअसल में वेक्टर फॉर्म, बहुत ही कम यूज करना होगा। 95% केस में आप मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स लॉ का ही यूज करोगे। वेक्टर वाला आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे, क्यों क्यूब आ रहा था, कब हमने यूनिट वेक्टर लिया है, कब हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, ये सारी बातें बताई है, इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मॉडिफाइड कूलम्स लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी